हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए मेरे हाथ में एक बुक है। बुक के पहली पेज पर ही आपको एक भारत के संविधान का उद्देश्य का यहाँ पे लिखा होता है। हम इसको रीड करते हैं और इसको हम हर जो दिया हुआ यहाँ पे आप है सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो उद्देश्य का ये कहती है, हमारा संविधान का पहला पेज में ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना अच्छा आपको डिजाइन के साथ ये मिलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस प्रियम्बल में जो भी है समाजवाद, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी संविधान का जो उद्देश्य का होता है उसका एक मूल सारांश होता है। संविधान के अंदर क्या है, जैसे आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक का जो पहला जो पेज होता है जिसमें कंटेंट होता है, ठीक है, जो चैप्टर के बारे में वहाँ पे लिखा होता है कि इस चैप्टर के इस पेज में ये चीज़ है, तो वहाँ पे उस जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है, मूल भावना है उस संविधान की, उसके बारे में ये उद्देश्य का लिखा होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना हाँ, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। आपको सबसे पहले ये बताना होगा, आपको कमेंट करके बताइएगा कि किस देश का संविधान सबसे पुराना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि संविधान की प्रस्तावना जो भारत का जो संविधान है उसका उद्देश्य का लिया गया है अमेरिका की संविधान से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो ये प्रस्तावना वहां से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इनिशियल में जो संविधान के जितने भी अंदर मेंशन है उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसके बारे में पहले देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में 3 वर्ड जोड़ा गया था। पहले देखते हैं समाजवादी, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, 3 वर्ड आपको यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, संवैधानिक विशेषज्ञ, ठीक है, NA पालकी वाला, ठीक है, उन्होंने क्या कहा इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि संविधान का परिचय है, कहा कि संविधान की
परिचय पत्र। देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जानकार होते हैं, संवैधानिक और न्यायविद होते हैं, उनको मैं ऐसे क्यों लिख कर देता हूँ। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप किसी विशेषज्ञ की मत को लिखे, ठीक है, उनका क्या डेफिनेशन था, उनका क्या इसका सोच था इसके बारे में, उससे शुरुआत करेंगे तो आपका जो मेंस राइटिंग, ठीक है, आप जब भी मेंस राइटिंग लिख रहे होंगे तो किसी विशेषज्ञ की आपको विचार को लिखना है, विचार को। ये विचार लिखेंगे तो आपका आंसर, आपका में वेटेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा और आपका मार्क्स अधिक से अधिक आप गेन कर सकते हैं। तो हम इसलिए आपको देखिएगा हमेशा संवैधानिक विशेषज्ञ के क्या मत रहा है, ठीक है, तो हम उसको इसमें लिख देते हैं ताकि आपको इसको आप कोट कर सके जब आंसर राइटिंग मेंस कर रहे हो। प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको आंसर का महत्व बढ़ता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ देखिए N.A. पालीवाल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये संविधान का परिचय पत्र है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर संविधान को समझना है तो उसको प्रस्तावना को जानना पड़ेगा कि मूल भावना क्या है संविधान की, ठीक है, उसका विशेषता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको प्रस्तावना को देखना होगा, ठीक है। तो आप देखिए, हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना का जो तत्व है उसके अंदर जो क्या कंटेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, तत्वों को जानेंगे कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो 4 वर्गों में बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, ठीक है। पहला मूल स्रोत, भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है। शक्ति का मूल स्रोत क्या कह सकते हैं हम, शक्ति का मूल स्रोत। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे तो ये हो गया भारत की प्रकृति, ठीक है। तीसरा है उद्देश्य, चौथा है यहाँ पे तिथि, ठीक है। भारतीय संविधान का शक्ति का मूल स्रोत क्या है। देखिए हमारा देश जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। ये गणतंत्र, ये लोकतंत्र और क्या कह सकते हैं इसको, गणराज्य है, ठीक है। लोकतंत्र, गणराज्य या गणतंत्रात्मक कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ का जो मूल, यहाँ का जो नियुक्त किए हुए यहाँ वोटिंग के बाद, ठीक है, वोटिंग के बाद जो चुने हुए होते हैं वो देश पर क्या करते हैं, राज करते हैं या देश को चलाते हैं। इस तरह कर सकते हैं वो जो शक्ति का स्रोत है ये भारत के लोग हैं। कह सकते हैं कि शक्ति का, संविधान का शक्ति का स्रोत है भारत के लोग। फ्रेंड्स, अभी आपको हम प्रस्तावना पढ़कर सुनाया, उस प्रस्तावना की पहली लाइन क्या थी, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो शक्ति का मेन स्रोत है यहाँ के लोग, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं भारत की प्रकृति क्या है।
प्रकृति है संप्रभु समाजवादी, ठीक है, लोकतंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ठीक है। इस तरह इसका उद्देश्य, हम लोग उद्देश्य को देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका है न्याय, समता, ठीक है, स्वतंत्रता, एवं बंधुता, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। और ये तिथि थी 26 बर, ठीक है, 24 नवंबर 1949। फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान की शक्ति का मूल स्रोत है भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राकृतिक क्या है? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? न्याय, समता, स्वतंत्रता और एवं बंधुता, ठीक है। और इसका तिथि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया। अब हम लोग एक एक करके इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग भारत की प्रकृति को पहले एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखते हैं भारत की प्रकृति, ठीक है। भारत की प्रकृति, तो सबसे पहले आता है संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। इसका मतलब होता है सोवरेन, सोवरेन, ठीक है। स्पेलिंग से मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। सोवरेन, ठीक है। सोवरेन कंट्री क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सोवरेन, सोवरेनिटी, ये आपको संप्रभु, ठीक है, संप्रभुत्व, ये बार बार आपको न्यूज़ में रहता है। जैसे आपको कभी भी आप पाकिस्तान का न्यूज़ सुनेंगे तो उसमें हमेशा एक्सप्लेन करता है कि हमारा कंट्री सोवरेन कंट्री नहीं है, हमारा इंटरफेरेंस है, ठीक है, अंदर हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप है, बाह्य हस्तक्षेप है। तो ये फ्रेंड्स, जो ये सब बातें आती है ना, ये होता है सोवरेन कंट्री का ये दायित्व होता है कि वो बाह्य और आंतरिक, ठीक है, किसी भी तरह से हस्तक्षेप को वो क्या करे? मना करे। एक सोवरेन कंट्री उसको टॉलरेट करता है, ठीक है, कि हस्तक्षेप ना हो। वो इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, वो अपने डिसीजन, अपने फैसले उसका लेने का पूर्ण हक होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉवरेनिटी हम दो तरह से देख सकते हैं, एक आंतरिक तथा दूसरा बाह्य, ठीक है, बाह्य। आंतरिक के जो भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे प्राइम मिनिस्टर
उन्होंने लॉकडाउन लगाया, तो ये उनकी ये फ्रीडम है। ये यहाँ के सिचुएशंस को देखते हुए हमारा प्राइम मिनिस्टर वो फैसला ले सकते हैं, वो किसी भी देश पर क्या है निर्भर नहीं है। इसको कह सकते हैं कि भारत किसी देश का क्या है डोमिनियन, ठीक है, स्टेट या राज्य नहीं है, ठीक है, ठीक है। जिससे कि जब हमारा देश में ब्रिटेन क्या करता था, यहाँ पर रूल करता था, तो कह सकते थे इंडिया डोमिनियन स्टेट था ब्रिटेन का। बट अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपने फैसले ले सकते हैं। बाय फैसले क्या है, जैसे कि आंतरिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। बाय फैसले, अगर हमको किसी भी कंट्री के साथ कोई रिलेशन रखना है, डिसीजन लेना है, तो बाय में हम स्वतंत्र है, ठीक है। हम अगर मेरे कंट्री, ये मेरा कंट्री है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा देश है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारा क्या है, यहाँ पे बाउंड्री है, ठीक है, तो उसको हमको सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और इसके लिए हम फैसला ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई भी हमारा देश को अगर हमारा सॉवरेनिटी को खतरा बनता है, उसमें हमको अटैक करने का प्रयास करता है, तो हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपने बाह्य डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉवरेन कंट्री का आपको ताकत है, ठीक है। ये है सॉवरेनिटी, हम अपना किसी का डोमिनियन स्टेट नहीं है, तो हम अपना फैसला ले सकते हैं। ये संप्रभु सॉवरेन कंट्री का ये सिम्टम, मतलब ये आपको लक्षण है। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, समाजवादी, ठीक है। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी या समाजवादी हमेशा मिश्रित अर्थ व्यवस्था में विश्वास करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। समाजवादी, जैसे हमारा जो देश है, ठीक है, हमारे देश में क्या है, समाजवाद दो प्रकार का होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवाद कह सकते हैं कि यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद, तथा दूसरा है साम्यवादी समाजवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद, तो ये हमारे यहाँ तो है नहीं, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद, अब देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद बहुत क्या है, ये एक इसका एक्सप्लेनेशन ह्यूज है, ठीक है, एक बृहद इसका एक्सप्लेनेशन है। हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें समाज में सभी का बराबर अधिकार, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर, ठीक है, इसके बाद राजनैतिक स्तर पर तथा आर्थिक स्तर पर समान अधिकार,
तो ये बढ़ावा देता है, ठीक है। क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य कह सकते हैं, उद्देश्य, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका है गरीबी, ठीक है, उपेक्षा तथा अवसर की असमता, असमानता को समाप्त करना, ठीक है। सामाजिक स्तर पर सभी को बराबर अधिकार, ठीक है। हमारे देश में एक गांधीवाद कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद में, भारतीय समाजवाद में, ठीक है, गांधीवादी समाजवाद तथा कह सकते हैं कि मार्क्सवाद, ये दोनों का संयोजन या देखने को मिलता है, ठीक है। मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है, मिला जुला रूप। लेकिन इसमें भी देखेंगे कि आपको गांधीवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये देखने को मिलता है समाजवाद। गांधी विचारधारा क्या था? गांधी विचारधारा था कि निम्न स्तर की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको पंचायती स्तर का भी, पंचायती स्तर का आपका प्रतिनिधित्व, ठीक है। उनका ये मानना था सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार भी बराबर होना चाहिए। ये विचारधारा क्या था? पंचायती राज का स्तर का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये गांधीवादी समाजवाद का उदाहरण है, ठीक। मार्क्सवाद में क्या था कि मार्क्सवाद में इस संपत्ति का जो असमानता है, ठीक है, जो हमारा समाज में संपत्ति के जो असमानता है, आय का तथा संपत्ति का असमानता को कम करना, ये मार्क्सवाद का विचारधारा था, ठीक है। समाज में तो समाज को बराबर, आपको बराबर दृष्टि से देखना, तो ये हमारा समाजवादी विचार, आपको कह सकते हैं समाजवादी का ये सोशलिस्ट का ये लक्षण था, सोशलिस्ट, ठीक है। वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब दूसरा देखिए धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, कह सकता हूं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 ये जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष की बात करें, इसका क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि देश के अंदर सभी धर्मों की बराबर समान
सम्मान या समता, समानता या समता, समता, ठीक है। बराबर समान, इक्वलिटी कह सकते हैं, इक्वलिटी, सभी बराबर हो, ठीक है। इसीलिए संविधान में आप देखिएगा कि आर्टिकल्स, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है आपको कहाँ पे, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सेकुलर, सेकुलर मतलब कि देश के अंदर सभी धर्म समान है, समान दृष्टि देखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्ष हो गया। अब है, इसको मिटा ही लेते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर जो शासन है वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा आपको शासन किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो राजा महाराजाओं की बात नहीं है, ठीक है, कि उनकी शासन उनके हाथ में, उनकी शासन उनके हाथ में, ठीक है। हमारे यहाँ 5 साल के फिक्स टर्म है। अगर आप 5 साल में अच्छा काम करते हैं, अब फिर से चुन के आते हैं तो आपका टर्म को बढ़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए आप सिलेक्टेड होंगे। अदरवाइज आपकी टर्म 5 ईयर के बाद खत्म हो जाएगी। राजशाही में क्या होता है, देखिए, लोकतांत्रिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है, इसका मतलब है तो सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति शक्ति किसके हाथ में होगा, जनता के हाथ में, जनता के हाथ में, ठीक है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक राज्य है, राजशाही नहीं है, ठीक है। राजशाही में क्या होता है, देखिए, राजशाही में, राजशाही, ठीक है, राजशाही में क्या होता है कि वो राजा है, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा बनेगा, ठीक है। तो ये राजशाही में। लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक में क्या होता है, हमारा जो भारत में 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और उसका जो चुने हुए प्रतिनिधित्व क्या करता है, वो शासन करता है, ठीक है। ये फिक्स टर्म के लिए है, तो हम कह सकते हैं चूंकि चुने हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं ये कि शक्ति किसके हाथ में है, शक्ति जनता के हाथ में है, ठीक है, जनता के हाथ में है। तो लोकतांत्रिक। अब देखिए, ये चुनाव की तरीका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का भी तरीका होता है, जैसे
क्या होता है? रिफरेंडम, 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 ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परिपरीक्षा। दूसरा है इनिशिएट, इनिशिएट करना, ठीक है। इसका मतलब है पहल। तीसरा है रिकॉल, वापस बुलाना। चौथा क्या है? चौथा है इसका प्लेबीसाइट, ठीक है। इसका मतलब है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। ये जो प्रधान है ये अभी कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड में। ये जो प्रोविजंस है वो किस देश में अभी है? स्विट्जरलैंड में। हमारा है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष है जो कि लोगों की चुने हुए प्रतिनिधित्व, ठीक है। प्रतिनिधित्व होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि दो तरह का, इसमें भी दो तरह का हो सकता है। हमारे यहाँ भी है और एक दो तरीका है। एक जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा है, एक होता है संसदीय और दूसरा होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या है? संसदीय, संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ। जैसे यूएस, एग्जाम्पल के तौर पर यूएस, यूएस में क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता है। हमारे यहाँ संसदीय, और संसदीय भी तीन आपको क्या है? उसका पिलर है, ठीक है। तीन पिलर जिसमें हम कह सकते हैं विधायिका, ठीक है। विधायिका हो गया, कार्यपालिका, विधायिका हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब विधायिका में क्या होता है? विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और उसका न्याय कौन करता है? न्यायपालिका। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ है इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से सिलेक्ट किया जाता है और हमारा संसदीय तरीका है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है। और आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग, एक हो गया। अब हम लोग देखेंगे संविधान का उद्देश्य, धान की उद्देश्य। उद्देश्य में पहला न्याय, ठीक है। न्याय को देखेंगे। देखिए न्याय की जो धारणा है, हमारा जो संविधान में न्याय की धारणा है उसमें सभी स्तर पर न्याय होनी चाहिए। चाहे वो कह सकते हैं सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या फिर आर्थिक स्तर पर, सभी को न्याय मिलनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर न्याय होनी चाहिए, जीविक स्तर पर न्याय होनी चाहिए,
राजनीतिक स्तर पर न्याय होना चाहिए और आर्थिक स्तर पर न्याय होनी चाहिए। ठीक है। और समाज में क्या होता है कि समाज में वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। ठीक है। समाज में जैसे पिछड़े हुए हैं उसको प्रतिनिधित्व देना। जैसे समाज में जैसे कि है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग। ठीक है। पिछड़ा वर्ग जो समाज में वंचित वर्ग हैं उनको समाज में क्या करना है, सामाजिक में प्रतिनिधित्व देना है, उसको न्याय उनके साथ करना है। ठीक है। अब देखिए उनके साथ न्याय करना है। अब राजनीतिक स्तर पर देखेंगे, राजनीतिक स्तर पर उनको राजनीतिक में का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए का अवसर देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। इस तरह आप देखेंगे कि हमारा संविधान जो है वो संसद में एसटी/एससी को आरक्षण देता है। ठीक है। आरक्षण देता है। क्या करते हैं यहाँ पे जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं, उसमें देखिएगा आरक्षण है किनका, SC/ST। ठीक है। और इनका आरक्षण है तो इनका प्रतिनिधित्व राजनीति को मिलनी चाहिए। आर्थिक में जो नेचुरल जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा। ठीक है। प्राकृतिक संपदा और कह सकते हैं कि आय। ठीक है। आय आदि में क्या होता है, आय हो गया, इसके बाद ठीक है आय संपदा आदि में उसको क्या आर्थिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए। ठीक है। उनका मिलना चाहिए जो हक है, तो ये हम न्याय हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता। किसी भी देश में स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वतंत्रता ना हो तो ऐसा लगेगा कि आपका जीवन कैद है। ठीक है। ठीक है। जब हमारा देश में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है या फिर आपको इमरजेंसी होता है तो आपका जो मूल अधिकार स्वतंत्रता का जो संविधान में वर्णित है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो उस समय के लिए आपका जीवन विहीन लगता है, कोई अर्थहीन लगता है, कोई मतलब का नहीं होता। ठीक है। तो हर इंसान को स्वतंत्रता बहुत प्यारी है और ये हमारी संविधान के उद्देश्य का खूबसूरती है कि जो स्वतंत्रता को वर्णित करता है और इसकी स्वतंत्रता का काफ़ी आपको वाइड एक्सप्लेनेशन है हमारे संविधान में। तो मूलतः हम स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल्स 19 अनुच्छेद में आर्टिकल्स 19 अनुच्छेद 19 में मुख्य 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसको हम बता दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो कह सकते हैं जैसे पहले स्वतंत्रता में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। सभा बनाने की स्वतंत्रता, ये टोटल 6 है,
6 स्वतंत्रता है, ऐसे ही 6 प्रकार। बोलने की स्वतंत्रता, समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। देश में किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देश के किसी कोने में बसने की स्वतंत्रता, और फाइनल व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको मेंशन है अनुच्छेद 19 में, एक प्रकार का स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता किसी भी देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वतंत्रता होता है। संविधान में वर्णित स्वतंत्रता ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, इसको समय पड़ने पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो वर्णन है आपको मिलता है संविधान में अनुच्छेद में 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता की बात। स्वतंत्रता के बाद अब हम लोग देखेंगे समता। राइट ऑफ इक्वालिटी, समता का अधिकार, ठीक है। राइट ऑफ इक्वालिटी क्या है, बोलता है समता का अधिकार। अब 14 से लेकर 18 आर्टिकल्स अनुच्छेद का वर्णन मिलता है संविधान में। समता का अधिकार का मतलब है कि इस देश में विधिक समक्ष और भी अन्य मामले में सभी बराबर है, सम्मान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आर्टिकल्स 14 में क्या है, विधि के समक्ष सभी समान है। पहले मैं पढ़ा दिया हूं, फिर भी देख लीजिए। विधि के समक्ष सभी समान है। क्या है ये, समान है, बराबर है, समान नहीं, इक्वल है, समान, ठीक है। विधि के समक्ष 15 क्या करेंगे, लिंग, जाति, ठीक है, लिंग, जाति, इसके बाद स्थान, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ठीक है। सोलह देखिए, अवसर की समता। कह सकते हैं कि जो सरकारी अपॉर्चुनिटी जो जितना भी निकलता है उसमें सभी में सरकार बराबर अपॉर्चुनिटी सभी को देगी, अवसर सभी को देगा। 17 में कहता है कांत, अस्पृश्यता का अंत, कह सकते हैं हम लोग अनटचेबिलिटी का अंत। 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये हमारा समता में दिया हुआ है,
कि इतनी प्रकार के जो है संविधान में वर्णित, उसमें सबको बराबर समान अधिकार मिलनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, बंधुता की बात करते हैं। बंधुता फ्रेंड्स, बंधुता हमारे संविधान के मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो कि 51 का एक क में कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्णित है, मौलिक कर्तव्य है। इसमें कहा गया है, संविधान में वर्णित है कि हमें धार्मिक, भाषाई, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना तथा आपसी बंधुता की विचारधारा को बढ़ाना। क्या है ये? हमारा मौलिक कर्तव्य है 51 के क में, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें वर्णित है। ठीक है, ये बंधुता के बारे में। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल बंधुता। अब लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा अखंडता। अब यहाँ पे आता है एक अखंडता, ये कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, अखंडता क्या होता है? इंटेग्रिटी। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस इसके रिगार्डिंग, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट केस हम उसको देखते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, दो केस है। पहला देखते हैं, बेरुबाड़ी। ठीक है, बेरुबाड़ी भारतीय मामले। ये 1960। ये भारतीय प्रस्तावना के, संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? उच्च न्यायालय ने बोला, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भाग नहीं है। ठीक है, ये केस था बेरुवाड़ी भारतीय मामले।
यहाँ पे देखिए ये दो इम्पोर्टेंट आपका केस है, इसका भी मेंस में यूज करिएगा। दूसरा है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती संघ है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बेरुबाड़ी संघ मामले, केशवानंद भारती। ठीक है, यह है 1973 का केस था, एक प्रसिद्ध केस है, आप देखिएगा प्रसिद्ध केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बोला, क्या बोला? उच्चतम न्यायालय ने बोले कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, ठीक है, तथा 368 आर्टिकल्स, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन मूल विशेषता क्या करना है? मूल विशेषता को क्या कर सकते हैं? मूल विशेषता को संशोधित नहीं किया जा सकता। जो मूल भावना है, ठीक है, मूल भावना को क्या नहीं कर सकता? उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी था, ठीक है। तथ्य, दो इंपॉर्टेंट तथ्य और थे। पहले क्या था? इस संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है? संविधान के प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता। ये कहता है कि ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना न तो विधायकी का स्रोत है, न ही उस पे प्रस्तावना के द्वारा, प्रस्तावना में वर्णित के द्वारा उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? यह है कि ये गैर नियोजित है, गैर नियोजित है। इसका मतलब होगा इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है।
प्रस्तावना का क्या महत्व है? प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को आपको सारांश को देखना होगा, क्योंकि बिना प्रस्तावना को देखे आप संविधान के मूल भावना को नहीं देख सकते। तो इस तरह हम यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना को ख़त्म करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, प्रेम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में जो वर्णित है वो क्या क्या है, मैंने पूरा डिटेल समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।